यस हाँ स्टूडेंट, कल अपन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बात कर रहे थे न्यूक्लियर डिटेक्टर। अब न्यूक्लियर डिटेक्टर क्या होते हैं, कल मैंने बताया था कि अपने पास न्यूक्लियस की कुछ रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज होती है जिसके अकॉर्डिंग डिसइंटीग्रेशन के द्वारा कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स इमिशन होता है, जैसे एज अल्फा बीटा गामा नोट करते हैं, जिनको अपन फिजिकली सीन नहीं करते और उनका मोर देन एप्लीकेशन है अपने आज जीपीएस सिस्टम में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन यही है। तो अपन इन अल्फा बीटा गामा को डिटेक्ट कैसे करें, तो डिटेक्टर मतलब छानबीन करने वाले से वो करते हैं। तो अपन यहाँ डिटेक्टर मीन्स कि आइडेंटिटी एक होता है काउंटर, दो चीज़ें हैं। तो डिटेक्टर मीन्स द आइडेंटिफाई कि ये अल्फा या बीटा या गामा या न्यूट्रॉन कौन फंडामेंटल पार्टिकल है। दूसरा है काउंटर, काउंटर मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स यहाँ डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ चेंज में चलता है, तो मतलब पर सेकंड कितने पार्टिकल इमिशन हो रहा है, जिसके बेसिस पर अपन उसका लाइफ टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन ने कई टाइप के डिटेक्टर्स, जिसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेस पर अपन कई टाइप के डिटेक्टर्स डिफाइन करते हैं। जो गैस फील्ड डिटेक्टर्स हैं, पहले मतलब गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट होने वाले डिटेक्टर्स को गैस फील्ड डिटेक्टर कहते हैं। और उसमें 3 डिटेक्टर के बारे में अपन ने कल बात की थी, आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर और एक जीएम काउंटर। तो अपने पास ये तीनों जो काउंटर्स हैं वो गैस के आयनाइजेशन प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट होते हैं। और गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में कल मैं ब्रीफली बता चुका था कि जब गैस फील्ड चैम्बर में से मतलब लो प्रेशर के ऊपर गैस चैम्बर में फिलअप की जाती है और उसमें से जब अपन रेडिएशंस को पास करते हैं तो बाय इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन बिटवीन एटम्स ऑफ गैस मोलिकुलर आर आयनाइज क्रिएट द आयन पेयर मीन्स पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। और दीज आयन पेयर्स आयन आर फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड टू रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड बाय मीन्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव आयन टुवर्ड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। By this, in this gas is conduct the current. Or by this analysis of this current basis, we identify the energy and rate of change of these radiation particles. तो अपन एक गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर गैस आयनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है, जिसको अपन इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, गैस फील्ड चैम्बर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहते हैं। कि अपने एक बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक गैस फील्ड डिटेक्टर के। तो देखो कल मैंने डायग्राम बनाया था कि अपने पास एक चैम्बर होना चाहिए और जनरली जो चैम्बर है वो सिलेंड्रिकल लिया जाता है, जिसका कोई स्पेशली यूटिलाइजेशन या बेस्ट अचीवमेंट होता है। तो अपन सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी लेने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड सेटअप है, वो एंड्स पर न करके अपन रेडियल फॉर्म में करते हैं ताकि मैक्सिमम शॉर्टली अपन पल्सेस को क्या कर सकें, काउंट कर सकें। तो पहला कंपोनेंट है सिलेंड्रिकल ट्यूब। यहाँ मैंने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बना ली। अब देखिए सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड कैसे बनाए जाते हैं। पूरी जो ट्यूब है वो ग्लास में पैक होती है, इसका मतलब ग्लास ही ट्यूब नहीं है, ग्लास में वैक्यूम क्रिएट करके उसको पैक किया जाता है। इसमें एक होलो सिलेंड्रिकल मेटेलिक सरफेस होती है, जैसे कॉपर है या आयरन है, अपन इसका एक होलो सिलेंड्रिकल ओपन सिलेंडर बना देते हैं, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रोड का वर्क करेगी। इसके एक्स के अलोंग एक्सियली एक वायर सेट करते हैं, थीन वायर, जिसकी रेडियस है वो इस सिलेंडर की रेडियस की क्या हो कंपैरिजन में ये इंसुलेटिंग पैकिंग है, जहां अपने पास वो ऊपर वाली जो सिलेंड्रिकल मेटेलिक सरफेस है और ये थीन वायर है आपस में एक दूसरे से इंसुलेटिंग रहना चाहिए, कंडक्ट नहीं होना चाहिए, सेपरेटली इलेक्ट्रोड्स हैं ये, ठीक है। दूसरी साइड में भी अपनी ग्लास ट्यूब है वो पैक है, ठीक है। इसके अंदर लो प्रेशर पर एटमॉस्फेरिकली 0.1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी स्केल प्रेशर के ऊपर में एक लो प्रेशर, जहां पर इनर्ट गैसेज आपस में इंटरेक्ट न करें, उस गैस को इस चैम्बर में फिलअप कर दिया जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड, एक थीन वायर और एक मेटेलिक सरफेस, दोनों 2 इलेक्ट्रोड्स की तरफ वर्क करेंगे। थीन वायर को एज ए एनोड वर्क कराते हैं ताकि नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर मूव करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली सरफेस पर नेगेटिवली पोटेंशियल जैसे कैथोड एज ए वर्क एज ए कैथोड सरफेस, दोनों को सेपरेटली कहीं से भी ऐड करके अपना एक्शन सर्किट में 2 टर्मिनल ऐड करते हैं। एक थीन वायर का हो गया यहाँ,
और यहाँ पर एक मेटेलिक सरफेस है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। दिस वर्क एज ए कैथोड और दिस वर्क इज ए एनोड। ये 3 वायर जो है वो किस बेस पर एनोड कैथोड करते हैं, वो अप्लाइड पोटेंशियल की बेसिस। तो मेन पहला कंपोनेंट गैस फिल्ड डिटेक्टर का पहला कंपोनेंट है गैस फिल्ड ट्यूब, जिसको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, 2 इलेक्ट्रोड, उसमें लो प्रेशर पर गैस फिलअप कर दी जाती है। इसके ऊपर एक वेरिएबल हाई वोल्टेज, मतलब 1 वोल्ट से 10 वोल्टेज से लेकर या 100 वोल्टेज से लेकर 1000 या 15 जो अपने पास 100 वोल्टेज तक की वोल्टेज रेंज का अपन बैटरी सेटअप करते हैं। यहाँ देखो अपन कौन सा वोल्टेज लगाना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव बैटरी का सिरा, पॉजिटिव। यहाँ पर मल्टीपल बैटरी का मतलब है 1000 वोल्टेज जो गेन करने के लिए मल्टी स्टेज यूज की जाती है। यहाँ जो एरो का निशान इज द वेरिएबल फ्रॉम 0 टू लेकर मल्टी 1000। ये दूसरे एंड को अपन डायरेक्टली कनेक्ट न करके कोई मीटर सर्किट, एक्शन सर्किट के साथ ऐड करते हैं ताकि इसका रीडिंग अपन आयनेशन करंट इंड्यूस होकर उसको अपन नोट कर सकें। तो रेजिस्टेंस और एक आरसी सर्किट का, चाहे आर पहले लगा दो सी बाद में, कोई नहीं, दोनों आरसी सर्किट पैरेलल सर्किट लगा देते हैं। कहीं पर आपको डायरेक्टली आर सर्किट भी मिलेगा, वो यदि जैसे जीएम काउंटर में है वहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं होता, वहाँ रेजिस्टेंस आर होता। हाँ, ये ट्यूब आल्सो भी है बिहेव एज कैपेसिटर, 2 इलेक्ट्रोड है, बीच में मीडियम है, तो इसका कैपेसिटी बिहेविंग होगा, ठीक है। ये अपना एक्शन सर्किट कैपेसिटर बिहेविंग है। और ये आर जहाँ पर वोल्टेज पल्स या करंट को अपन को क्या करना है, एक्शन सर्किट में क्या करना है, एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा एम्पलीफिकेशन करके, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और किसी चैनल के अंदर डिटेक्ट कर लिया जाता है। चैनल का मतलब मल्टीमीटर, ठीक है। अब ये अपना एक बेसिक गैस फील्ड डिटेक्टर का स्केच डायग्राम है। गैस फील्ड ट्यूब, एक एक्सटर्नल वेरिएबल हाई वोल्टेज बैटरी, डीसी वोल्टेज, एक आरसी कंपोनेंट के साथ में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू मेजर द आउटपुट करंट पल्स। ये 3 कंपोनेंटों का द्वारा एक फंडामेंटल गैस फील्ड डिटेक्टर हो गया। अब इसका अपन करैक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करते हैं। देखो, करैक्टरिस्टिक कर्व से मीनिंग ये है कि जो इस गैस आयनेशन चैम्बर के अंदर जो आयनाइजेशन करंट इंड्यूस होती है उसकी जो वैल्यू है वो एप्लाइड वोल्टेज V पर डिपेंड करती है। अब वो इसके बेसिस पर अपन इसके वोल्टेज रीजन को आयनाइजेशन करंट की नेचर के बेसिस पर अपन डिफरेंट रेंज में डिवाइड कर देते हैं। तो अपन ग्राफ किस चीज़ में खींचेंगे, इंड्यूस आउटपुट आयनाइजेशन करंट, और वो आयनाइजेशन करंट किस पर डिपेंड करती है, कलेक्ट आयंस ऑन द इलेक्ट्रोड्स, और नंबर ऑफ आयंस, कितने एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड होगा, जितने चार्ज कलेक्ट होगा, एक आयन का मतलब E बराबर चार्ज होता है, तो चार्ज कलेक्शन के इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा, करंट होगी। तो वो करंट, आयनाइजेशन करंट है, वो एप्लाइड वोल्टेज पर किस टाइप से चेंज होती है, वोल्टेज पर वेरीज होती है। तो अपन डिफरेंट टाइप के रीजन्स डिवाइड करेंगे। तो अपन सबसे पहले एक अपन सेपरेटली ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर अपने पास तो सर्किट डायग्राम थोड़ा ब्रॉड में इमेज यहाँ कॉर्नर पर लेता हूँ। देखिए अपने पास मैं ग्राफ डायमेंशन 2 ले लेता हूँ। क्या है, वोल्टेज V जो एप्लाइड वोल्टेज है, इधर है आयोनाइजेशन करंट I, ठीक। वोल्टेज 0 से स्टार्ट करते हैं। मैं इस वोल्टेज को भी डिफरेंट टाइप के रीजन के बेसिस पर नोट कर लेता हूँ। यहाँ इस V1 वोल्टेज, V2, V3, V4, V5, ठीक है। देखिए पहले इनिशियली वर्किंग मैंने बता दिया, इसमें से क्या होगा, रेडिएशन बीम, अल्फा बीटा गामा जो पार्टिकल जो बीम है वो बीम अपन इसमें से क्या करेंगे, पास करेंगे। तो यहाँ आयनाइजेशन होगा, तो आयन पेयर्स
अपनी सस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की हो रही है। इलेक्ट्रोड एक तो मेटेलिक सरफेस वाला, एक थीन वायर है। क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव करके जैसे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड कलेक्ट होगा, चार्ज ड्रॉप होगा कैपेसिटर पर, वोल्टेज पल्स ड्रॉप हो जाएगी, चैनल में शो हो जाएगी। तो वो कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, आयनेशन करंट किसी चीज़ पर डिपेंड करती है। देखो एक तो नेचर ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करेगी। पार्टिकल अल्फा दोगी तो अलग ग्राफ आएगा, बीटा होगा तो अलग होगा, गामा, वो कहाँ पर सिमिलरिटी भी बनेगा, वो रीजन भी अपन डिपेंड करेंगे। तो अपन को प्रैक्टिकली जब इस टाइप का सर्किट सेटअप किया गया है आयनेशन करंट के बीच में, जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो अपने पास जो ग्राफ का कर्व है वो इस टाइप से फाइंड हुआ। अपन V4 तक मैं जा रहा हूँ। मतलब प्रैक्टिकली जो एप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस आयनेशन करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया वो इस टाइप का गेन किया गया। तो अपन इस ग्राफ के बेसिस पर इसके डिफरेंट टाइप कैरेक्टरिस्टिक है, वो अलग अलग रीजन से, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग टाइप का वेविंग है, तो इसको अपन अलग अलग रीजन में डिवाइड करते हैं। देखिए एक रीजन ऐसा है जो इनिशियली पहले वोल्टेज बढ़ रही है, रीजन आ गया। एक फिर दोबारा रीजन आता है जहां पर वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तीसरा रीजन जहां एक अलग टाइप से इंक्रीज हो रही है, एक अलग टाइप है जहां अलग टाइप से और प्रोपोर्शनल वापस डिक्रीज हो रही है। फिर तीसरे रीजन के अंदर एक बार वापस प्लॉट आ रहा है और फिर वापस आगे कंटिन्यूसली डॉट कर रहा है अपने पास। तो ये डॉट डॉट के बीच की जो रीजन है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के रीजन है। तो अब उनका उसकी जो वर्किंग जो ऑर्थोटिकल प्रिंसिपल के बेसिस का नॉमिनेशन करेंगे, इसको डिफाइंड करेंगे कौन सा रीजन ऐसा क्यों होता है, इसका अपन थोटिकल रीजन एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ग्राफ भी मैं नोट करता हूँ, पहले किसी एक फंडामेंटल पार्टिकल के लिए ले लेगा। मैंने अल्फा बीटा गामा नोट नहीं किया है, वो बाद में बताएंगे कि अल्फा बीटा गामा के लिए तीनों में से ग्राफ डिफरेंट किस टाइप का होगा। जो पहले वाले रीजन को कौन सा रीजन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन रीजन। तो वो रिकॉम्बिनेशन रीजन कौन सा रीजन होता है, जहां पर आयन पेयर प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, वापस आयन पेयर वापस क्लैप्स हो जाता है, तो मतलब इलेक्ट्रोड्स पर वो रीच नहीं हो पाते। तो इस रीजन में ऐसा है कि जब 0 से लेकर V1 तक, तो फर्स्ट रीजन डिफाइन कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन रीजन, जिसका कैरेक्टरिस्टिक रीजन क्या है कि फ्रॉम 0 टू ए फाइनाइट वोल्टेज अप टू V1 द आयनाइजेशन करंट इज स्लाइटली इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो इसका रीजन कौन सा है, इसका क्या रीजन है कि बढ़ रही है, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज करने से रिकॉम्बिनेशन स्टॉप हो रहा है, और रिकॉम्बिनेशन स्टॉप हो रहा है, जो आयंस है वो इलेक्ट्रोड पर रीच हो रहे हैं, तो आयनाइजेशन करंट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आयनाइजेशन रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, तो करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस रीजन को अपन रिकॉम्बिनेशन अप टू V1 तो कंप्लीटली रिकॉम्बिनेशन स्टॉप। अब रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप हो गई, पहले 0 पर कंप्लीट था, बाद में जैसे वोल्टेज बताया डिक्रीज होती गई, आयनेशन करंट इंक्रीज होती गई, लेकिन फाइनाइट वोल्टेज तक क्या हो गई, कंप्लीटली रिकॉम्बिनेशन स्टॉप हो गया। अब जो आयनेशन करंट है इज इंडिपेंडेंट आफ्टर टू V1 वोल्टेज। V1 वोल्टेज के बाद में आयनेशन करंट अप्लाइड वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाती है, मतलब रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, इसलिए आयनेशन करंट क्या रहती है, सैचुरेट रहती है। इस रीजन का नाम इस बेसिस पर फ्रॉम V1 से V2 तक सैचुरेशन रीजन, इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। अब इस सैचुरेशन रीजन पे फाइनाइट वोल्टेज V2 तक अप्लाइड होता है, अप टू ए फाइनाइट वोल्टेज V2 अप्रोक्स टू 200 वोल्टेज। ये 100 वोल्टेज से लेकर 200 वोल्ट तक सैचुरेशन रीजन रहता है। 200 वोल्टेज के अबव 300 या 500 वोल्टेज पर फिर वापस अपन दूसरे रीजन में जंप कर जाते हैं, जहां करंट प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती है। इसका नाम भी प्रोपोर्शनल रीजन है। प्रोपोर्शनल, देखो प्रोपोर्शनल रीजन के अंदर अपने पास
पहले हेलो, हाँ नमस्ते। अच्छा 15 जुलाई 15 तक है ना। हाँ दूसरे नेक्स्ट क्लास के लगेगी, नेक्स्ट क्लास। कोई नहीं, कॉलेज चले जाओ आप, जब भी 2-3 दिन में टाइम मिले कॉलेज आ जाओ, कॉलेज आके केवल फॉर्म भर के एडमिशन का और जमा करा दो फीस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आ जाओ कॉलेज, मैं तो नहीं हूँ लेकिन मिल जाएंगे आपको 4 बजे तक। हाँ 4 बजे तक चले जाना आप तो, है ना। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रीजन है, सीधा सा है, तो यहाँ जो आयनाइजेशन करंट है वो रैपिडली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। अब उस प्रोपोर्शनल रीजन का जो रीजन है उसके अंदर ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होने का रीजन क्या है, तो अपन देखते हैं पहले अपने पास आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे, इलेक्ट्रोड पर रीच हो रहे थे, रिकॉम्बिनेशन में नहीं हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी आयनाइजेशन इंड्यूस या प्रोबेबल नहीं था, कहाँ पर, सैचुरेशन रीजन पर। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने से आया एनर्जी गेन होती है, तो वो जो प्राइमरी आयंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाईली मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि लाइट पार्टिकल है, पॉजिटिव तो फिर भी स्लाइटली जाते हैं, इसलिए अपन पल्स फॉर्म मोड में आते हैं। यहाँ पर जो आयनाइजेशन चैम्बर होता है, इसमें पल्स मोड की करंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, जस्टली इलेक्ट्रोड पहुंच पर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कर देते हैं, उस लाइट वोल्टेज स्मॉल वोल्टेज पल्स आता है, केवल वोल्टेज कंट्रीब्यूशन ही, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज कंट्रीब्यूशन ही इंड्यूस होता है, पॉजिटिव आयन हाई लो मोबिलिटी के कारण पहले ही डिसडेट हो जाते हैं। तो अपन इस सेकेंडरी आयनाइजेशन के अंदर, जैसे अपन प्रोपोर्शनल रीजन का मतलब है कि मोड गेट द सफिशिएंट एनर्जी द प्राइमरी आयंस टू इंड्यूस द सेकेंडरी आयनस अगेन आयनाइजेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ, किससे, एक्सटर्नल पार्टिकल से, और वो फिर सेकेंडरी आयनाइजेशन करेगा, तो मतलब इसमें एवलॉन्च मल्टीपल आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन सेकेंडरी आयनाइजेशन कहते हैं, जिसको अपन एक थोड़ा सा कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, वो एक इलेक्ट्रॉन किसको करेगा, अपन दूसरे एंगल, तो पहले वाला रेडिएशन है वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया, मान लो पहले वाले एक पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन तो इमिट हो रहा था, उस इलेक्ट्रॉन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन और इमिट कर दिया सेकेंडरी आयनाइजेशन से, और वो सेकेंडरी आयनाइजेशन फिर 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, और वो दोनों फिर वापस क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये 4 का 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस टाइप से एक एवलॉन्च प्रोड्यूस हो जाता है, इसको अपन बार्ड कहते हैं। कि अपने पास जब इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्राइमरी आयनाइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसमें नो सफिशिएंट एनर्जी टू गेट या टू इंड्यूस द सेकेंडरी आयनाइजेशन, तो बाय दिस प्रोसेस ए मल्टी एवलॉन्च ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंड्यूस्ड इन दिस रीजन। अब ड्यू टू दिस एवलॉन्च रीजन a voltage is exponentially increased in this region, but in this region each primary electron have the separately avalanche, not are intact each other, एक दूसरे से avalanche नहीं कर रहे, separately avalanche रहता है, तो उसका multiplication जो फैक्टर है इस शुड बी कांस्टेंट। तो अपने पास इस टाइप के avalanche के कारण यहाँ प्रोपोर्शनल क्या होता है, रीजन बनता है जहाँ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करंट होता है। बाद में एक फाइनाइट वोल्टेज V3 से लेकर V4, वहाँ जो प्रोपोर्शनल जो रीजन एक्सपोनेंशियली है वो सैचुरेट होने लगती है, उस रीजन को अपन लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन कहते हैं। अब वो लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन में क्या होता है कि पहले आपने बताया कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का एवलॉन्च सेपरेटली होता है, नॉट इंटर ईच अदर, बट इन दिस रीजन आर प्राइमरी सेकेंडरी, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के एवलॉन्च को क्या कर जाते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं, जिसके द्वारा इस एनोड वाई पर अपने क्लाउडिंग बन जाती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन बंच की।
और वो लार्ज नंबर ऑफ अन इलेक्ट्रॉन रिपल्स करते हैं एक दूसरे को। रिपल्स करने का मतलब अट्रैक्शन फेनोमेना का जो आयनेशन करंट है उसको सैचुरेट करने लग जाता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की वोल्टेज को शिल्ड कर देते हैं। अब शिल्ड कर देंगे तो आयनेशन करंट, आयनेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा, तो सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाता है, इसे लिमिटेड प्रोपोर्शन रीजन बोलते हैं। बाद में फाइनाइट आफ्टर टू एक फाइनाइट वोल्टेज V4, इस V4 के बाद में फिर आयनेशन करंट क्या होने लगती है, सैचुरेट, एक प्लेट्यू आ जाता है। अब वो प्लेट्यू आने का कारण बाय द शील्डिंग बिटवीन द एनोड कैथोड बाय द इलेक्ट्रॉन एवलांच, कि अपने पास देखो यहाँ पर मल्टीपल जो गैसेस का आयन है इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउडिंग सैचुरेट क्यों बनता है, उसका कारण क्या है कि एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से इमिट होता है, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इमिट करके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से जब इमिशन करता है दूसरे मोलिकुलर से कोलिजन करता है तो कई बार वो आयनाइज न करके उसको एक्साइटेट कर देता है, तो एक्साइटेड वापस डी एक्साइटेशन होता है, फोटोन इमिट हो जाता है। अब वो फोटोन फिर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन ब्रांचिंग क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो उस एवलांच के कारण जिसमें एक आगे अपन एक प्रोसेस आती है, इस चीज में गाइगर डिस्चार्जिंग प्रोसेस, जिसको कंट्रोल करना पड़ता है, अदरवाइज ये कांस्टेंट प्लेट्यू रह ही नहीं पाएगा। फिर अपन दूसरे रीजन में जो अपन कंटिन्यूस डिस्चार्जिंग रीजन में अपन जंप कर जाएंगे, तो इस रीजन को अपन GM गाइगर मूलर रीजन, गाइगर मूलर रीजन कहते हैं। इस गाइगर मूलर रीजन के अंदर प्लेट्यू आता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब तो दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोपोर्शनल काउंटर में जो आयनाइजेशन है, करंट है, वो इंटर होने वाले पार्टिकल की एनर्जी के प्रोपोर्शन होता है, मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी आयन के प्रोपोर्शन होता है। लेकिन इस गाइगर मूलर रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ एंटरिंग पार्टिकल, चाहिए अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए GM प्लेट्यू सेम आएगा। यहाँ सारे ग्राफ डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन GM पर सेम आ जाएगा। तो मतलब ये एनर्जी से, अप्लाइड वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। वह अप्लाइड वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होने का रीजन है शील्डिंग, कि गैस अवलन से उसके शील्डिंग होता है। GM रीजन में, मतलब GM रीजन में एनर्जी और अप्लाइड वोल्टेज दोनों से इंडिपेंडेंट होती है आयनेशन करने, मतलब अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, और चाहे कोई भी वोल्टेज हो, या अप्रोक्सीमेटली जो वोल्टेज रीजन होता है वो 5 वोल्टेज 600 वोल्टेज से भी 8 लगभग थ्योरेटिकल तो 800 वोल्ट से लेकर 1200 वोल्टेज तक नोट किया जाता है। तो अपन इस रीजन का यूज बेसिकली अपन रेडिएशन काउंटिंग डिटेक्शन के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन ये ब्लाइंड डिटेक्टर बनता है इस रीजन का। कारण है कि वो सभी लो हाई एनर्जी पार्टिकल के लिए जो पल्स हाइट है वो सेम इंड्यूस करता है। आफ्टर ए फाइनाइट वोल्टेज जब गाइगर डिस्चार्जिंग के द्वारा यदि कंट्रोल नहीं हो तो अपने पास एक कंटिन्यूअस डिस्चार्जिंग रीजन, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज में एवरेज मतलब पूरा कंप्लीटली गैस मोलिकुलर साइन हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है। तो पूरा रीजन आयनाइज जो कंडक्टर बन गए वो, तो मतलब गैस अपनी इंसुलेटर थी, बट इन दिस आफ्टर फाइनाइट वोल्टेज V5 above to 1000 voltage, the completely gas is ionized, behaves as a conductor, not usable for this region is called the continuous discharge region। ये अपने पास एक गैस मल्टीप्लेक्सन या गैस एम्पलीफिकेशन प्रिंसिपल कह सकते हैं, या एक गैस फील्ड डिटेक्टर की करैक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इसी प्रिंसिपल के बेसिस अलग अलग रीजन को आपको अलग अलग थ्योरेटिकल पॉइंट में लिखना है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन रीजन पॉइंट लिखोगे, वो क्या होता है, इसमें किस रीजन से डिफाइंड होता है V5 तक। सैचुरेशन रीजन का अलग टॉपिक है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। प्रोपोर्शन रीजन अलग करना है, लिमिटेड सब पॉइंट बाई पॉइंट आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये एक गैस फील्ड डिटेक्टर का प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक कर्व भी कहते हैं, प्रिंसिपल ये सो गैस मल्टीप्लेक्सन प्रिंसिपल भी कहते हैं, या इसको गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ये अपने पास एक बेसिक प्रिंसिपल का पूरा एनालिसिस हो गया। अब यहाँ से मैं आगे का पॉइंट आउट ले लेता हूँ। अपन आप स्पेशली गैस फील्ड 3 डिटेक्टर्स हैं, तीनों के बारे में सेपरेटली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वो 3 जो डिटेक्टर्स है वो इस रीजन के बेसिस पे बनाए गए हैं। तो जो डिटेक्टर इस सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है 100 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट के बीच में, उसको अपन आयनाइजेशन चैम्बर बोलते हैं। जो इस प्रोपोर्शनल रीजन में वर्क करने वाले डिटेक्टर को प्रोपोर्शनल काउंटर बेसिकली यूज टू काउंट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इसका बेसिक्स में यूज होता है। इसका लो पार्टिकल यूजेज नहीं हो पाता, ये केवल अल्फा हाई एनर्जी पार्टिकल के लिए यूज होता है।
तीसरा जीएम रीजन है। वो जीएम रीजन क्या है, इसके अंदर जीएम काउंटर ही बनाया जाता है, गाइस साइंटिस्ट का नाम है। तो इसके अंदर अपन अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए, गामा के लिए फिर भी नॉट सफिशिएंट, एफिशिएंसी इसकी बहुत कम होती है, लेकिन बीटा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है। तो बीटा पार्टिकल लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यूज करने वाला जीएम काउंटर है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रीजन का कोई अनयूजेबल है, ये तो अपने गैस से अनयूजेबल हो गई, इसको अपन कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन का। तो अब इस प्रिंसिपल बेसिस पर अपन सबसे पहला पॉइंट अप लेते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर। देखो आयोनाइजेशन चैम्बर के लिए आपके माइंड में बैठ चुका होगा कि सैचुरेशन रीजन में अपन को इसका वर्क करा के इसकी प्रिंसिपल, इसका जो डायग्राम है वो बेसिक गैस फील्ड डिटेक्टर के सिमिलर कंपोनेंट वही होंगे, लेकिन इसको आयोनाइजेशन ट्यूब के बेसिस पर दो टाइप के आयोनाइजेशन चैम्बर बनाए गए। सबसे ओल्डेस्ट मान सकते हैं और फर्स्ट डिटेक्टर मान सकते हैं जो रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। आयोनाइजेशन चैम्बर, ये फर्स्ट गैस फील्ड डिटेक्टर है जो एस्टेब्लिश किया गया था। इज वर्क इन द सैचुरेशन रीजन ऑफ द गैस आयोनाइजेशन प्रिंसिपल। और गैस आयोनाइजेशन प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, लेकिन किस रीजन में वर्क करता है, ये सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है। बेसिक कंपोनेंट वही आयोनाइजेशन ट्यूब, एक्सटर्नल सर्किट और अप्लाइड वे जो हाई डीसी वोल्टेज फ्रॉम 100 वोल्ट टू 200 वोल्ट। देखिए अपने पास यहाँ चैम्बर है, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट चैम्बर की बात कर रहे हैं अपन। मैं आयोनाइजेशन पैरेलल प्लेट दो प्रकार के बनाए गए, सिलेंड्रिकल आयोनाइजेशन चैम्बर और पैरेलल प्लेट आयोनाइजेशन चैम्बर। मैं पहले पैरेलल प्लेट आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर दो प्लेट, एक कैपेसिटर की जैसे प्लेट होती है, चैम्बर बनाने की सील्ड है ये। इसमें लो प्रेशर पर एयर या हाइड्रोजन का इसका यूज किया गया था। लो प्रेशर पर गैस फिलअप है, इसमें नॉन इनर्ट जो आपस में इंटरेक्ट नहीं है, और लो प्रेशर पर फिलअप की गई है। इस दिस चैम्बर इज बिहेव आल्सो बी एक कैपेसिटर, एक गैस कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव से। एक्सटर्नल सर्किट में एक कैपेसिटर, चाहे अपन यहाँ कैपेसिटर कई बार इसमें यूज नहीं किया जाता, रेजिस्टेंस लिख दिया जाता है डायरेक्ट यहाँ, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर तो होगा इसमें, कैपेसिटर नहीं। ये एक्सटर्नल कैपेसिटेंस अलग है, ये आल्सो भी वर्क एज ए कैपेसिटर। यदि एक्सटर्नल सर्किट का कैपेसिटर अपन यहाँ यूज करेंगे पल्स मोड में, तो अपने पास ये एक्सटर्नल सर्किट जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस दोनों का जो पैरेलल सीरीज अपन पैरेलल का जो सीरीज का जो एक्सटेंशन है वो यूज होगा। तो अपन एक्सटर्नल में वही सर्किट आईसी और चैनल यूज कर लेते हैं। सेम बेसिक कंपोनेंट वही है, एक आरसी सर्किट है एक्सटर्नल, ठीक है। वहाँ कहाँ पर आरसी रिक्वायर्ड होगी, कहाँ नहीं होगी, उसका बेसिक क्राइटेरिया लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस के द्वारा अपलोड कर सकते हैं। ये वोल्टेज है जिसको अपन 100 से 200 के बीच में सेटअप कर लेते हैं। यहाँ अपने पास एयर हाइड्रोजन लो प्रेशर पर फिलअप है, ठीक है। अब देखिए पहले इसका डायग्राम बना लिया, इसके बारे में लिख दिया कि एक सबसे बेसिक डिटेक्टर है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन और इज ऑपरेट इन द गैस आयोनाइजेशन प्रिंसिपल, ये लिख दिया, एंड इज वर्क इन द सैचुरेशन रीजन ऑफ द गैस आयोनाइजेशन प्रिंसिपल। अब इसका यहाँ पर से वर्किंग बार दोबारा नोट कर दें कि इसकी वर्किंग क्या है। कि इनिशियली द चैम्बर्स एंड सेटअप एज दिस एज डायग्राम, सेट द वोल्टेज DC 100 to 200 वोल्टेज, 150 वोल्ट के ऊपर सेट कर।
यहाँ 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी स्केल के ऊपर हाइड्रोजन या एयर सिलफ है। यहाँ एक्शन सर्किट चैनल मल्टीमीटर अपने पास लगा हुआ है। जैसे इसमें न्यूक्लियर रेडिएशंस को पास करेंगे, ये अपने पास न्यूक्लियर रेडिएशन बीम है, ठीक है। जब मैक्सिमम हाई एनर्जी रेडिएशन बीम ही होगी, लो एनर्जी इसमें डायरेक्ट नहीं हो पाएगी। अभी जैसे रेडिएशन बीम जाएगी, यहाँ पता है आपको आयन पेयर प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव इज टुवार्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल्स आर टुवार्ड टू, जो आयंस है वो टुवार्ड टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो आयनेशन करंट इज इंड्यूस इज डिटेक्ट इन द चैनल। अब दिस mobility is the high of the electron, then fastly move and reach the electron on the electrode and electron contribution pulse is get in the channel। अब अपने पास इसका वर्किंग लिख दिया, अपने इस टाइप से होगा, चैनल के ऊपर गेट कर लिया जाएगा। इसके अंदर कितना चार्ज कलेक्ट होना चाहिए, ये दो मोड में वर्क करता है, एक करंट मोड में और एक पल्स मोड। कि आउटपुट जो वोल्टेज है वो एक पल्स मोड में भी आती है और एक करंट मोड में भी आती है। तो व्हाट डू मीन्स बाय द करंट मोड एंड पल्स मोड ऑफ वर्किंग दिस चैम्बर? करंट मोड और पल्स मोड, मतलब करंट मोड, देखिए अपने सर्किट के अंदर आरसी, इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। आरसी क्या कहलाता है? अपने टाइम कांस्टेंट। अब सी इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द चैम्बर एंड एक्सटर्नल कैपेसिटेंस, और आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। यदि आरसी इज वैल्यू इज टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू रेट डिके ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, रेट डिके के बेसिस पर, मतलब इंटर होने वाले पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इसकी आरसी का टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे पार्टिकल आएंगे, आयनेशन चार्ज कलेक्शन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो अपने एक हाई पल्स जनरेट हो जाएगी, रेगुलर एक कांस्टेंट करंट आ जाएगी। तो अपने पास जो टाइम के साथ जो ग्राफ है टी और पल्स वोल्टेज, और जो इंड्यूस वोल्टेज है कहाँ पर? चैनल में, इसके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो अपने पास एक सैचुरेशन ग्राफ रीजन आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगी। ये मतलब ये कब है? जब आरसी टेंड्स टू इंफिनिटी। लेकिन आरसी की वैल्यू, देन दिस वर्क मोड इज द करंट मोड। सेकंड, इफ करंट इज द जंप फाइनाइट वोल्टेज, मतलब आफ्टर आरसी की वैल्यू यदि बहुत कम हो, टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं, वेरी स्मॉल हो, नैनो सेकेंड में पिको फेरेड यदि अपन कैपेसिटेंस लेते हैं, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत माइक्रो सेकेंड में हो और अपना जो आयनाइजेशन रेट चेंज है वो हाई हो, तो उस कंडीशन में अपनी जो वोल्टेज है वो एक फाइनाइट मैक्सिमम के बाद में ड्रॉप हो जाती है। ये जब है आरसी टेंड्स टू जीरो, और दिस मोड इज नॉन द पल्स मोड। अपने पास आउटपुट में एक पल्स वोल्टेज आएगा, फिर जीरो हो जाएगा। चाहे अपन रेडिएशन कंटिन्यूसली आ रही है, लेकिन अपना आरसी सर्किट के बेसिस पर हम दो मोड सेटिस्फाइड कर लेते हैं। ये दो मोड में वर्क करता है आयनाइजेशन चैम्बर। ये कौन सा है? पैरेलल प्लेट आयनाइजेशन चैम्बर है, जो दो मोड में वर्क करता है। वर्किंग अपने बता दी, करंट मोड में और पल्स मोड में, जो किस पर डिपेंड करता है? आरसी पर। जो अपन आरसी का आरसी मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द चैम्बर एंड आल्सो विद द एक्सटर्नल सर्किट। अब दूसरा एक सिलेंड्रिकल आयनाइजेशन चैम्बर भी आता है। वो सिलेंड्रिकल आयनाइजेशन चैम्बर है, वो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बस केवल एक चैम्बर के मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस है। यहां पर अपन ने अभी चैम्बर के रूप में एक पैरेलल प्लेट रेक्टेंगुलर चैम्बर यूज किया था। यहां पर अपन यदि वही सिलेंड्रिकल चैम्बर यूज कर लें, लाइक मेटेलिक सरफेस के द्वारा है, दोनों तरफ पैक्ड है और एक थीन वायर के द्वारा कनेक्ट है, मतलब चैम्बर को सिलेंड्रिकल बना दिया, सिलेंड्रिकल आयनाइजेशन चैम्बर है। आल्सो विद सेम गैस इज फिल अप इन एट ए लो प्रेशर, बट एफिशिएंसी इज द बेस्ट इन कंपैरिजन टू पैरेलल प्लेट। तो इस सेल आयनाइजेशन चैम्बर का सिलेंड्रिकल जो चैम्बर है उसको मोस्ट प्रायोरिटी से यूज, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा इजी है, ठीक है, और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है।
तो अब इसके अंदर वो वर्किंग सेम है, ठीक है। इसका मैथमेटिकली क्या आउटपुट पल्स हाइट है वो न्यूमेरिकली किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, और ओनली कंट्रीब्यूट बाय द इलेक्ट्रॉन पल्स इन दिस पॉजिटिव आयन पल्स इज नॉट कंट्रीब्यूट इन द आउटपुट पल्स। उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई होती है इसलिए फास्टली रीच ऑन द इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव आयन स्लोली, सो आर नॉट कंट्रीब्यूट इन द पल्स। तो अपन यहाँ इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए मैं मान लेते हैं कि एक आयन पेयर किसी टाइम t के ऊपर आउटपुट की वोल्टेज पल्स क्या होगी, देखिए मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए मैं इस प्लेट को ओपन में मान लिया मैंने, ठीक है। ये इसका सेंटर है जो एनोड है, इसकी रेडियस कंप्लीट अपन मान लेते हैं d, मतलब अपना चैम्बर है और d रेडियस का सिलेंड्रिकल चैम्बर है। एट टाइम t पर अपन मान लेते हैं यहाँ से x0 डिस्टेंस के ऊपर एक आयन पेयर जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन और positive ion. This ion pair ions are moved toward to respective electrode. Electron move to cylindrical axial wire. At time t, initial time t is the 0. मान लें कि अपन initially at t is equal to 0 पर एक ion pair produce होता है at x0. After time t, the electron is moved to this axial wire and positive move to कैथोड अपने सिलेंड्रिकल सरफेस। तो अपने पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आइंस इलेक्ट्रोड पर रीच होंगे, द वोल्टेज ड्रॉप इज कलेक्ट ऑन द कैपेसिटर, मतलब चार्ज कलेक्ट होगा, तो चार्ज कलेक्ट होगा, वोल्टेज इक्वल टू अपन क्या मानते हैं, V इक्वल टू कलेक्ट चार्ज अपॉन C, मतलब कैपेसिटेंस। ये QC का मतलब है कलेक्ट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड पर कितना चार्ज कलेक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को मिला के अपन नोट कर लेंगे, मतलब कंट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिव पर इस टर्मिनल पर पॉजिटिव जाएगा तो उसका वोल्टेज और इस पर आएगा नेगेटिव, दोनों का वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, ड्रॉप इंक्रीज करेगा क्योंकि दोनों ऑपोजिटिव हैं और ऑपोजिटिव इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं, तो दोनों कंट्रीब्यूशन ऐड होगा। तो अपन एट टाइम t पर टाइम t वोल्टेज पल्स हाइट VT एट टाइम t पर, तो एट टाइम t के ऊपर कलेक्ट चार्ज Q एंड C, दोनों इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट चार्ज नोट करेंगे। अब इस कलेक्ट चार्ज को अपन मान लेते हैं n आयन पेयर से, तो अपने एक आयन पेयर की बात की है। लेट कंसिडर इनिशियली n charges per second is induced in this cylinder, n charges, small n charges, और एक आयन पेयर में एक आयन का चार्ज भी E, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है वो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अपन यदि n चार्जेस पर सेकंड इंड्यूस हो रहे हैं तो कलेक्ट कैपिटल Q को अपन दो टर्म में लिख सकते हैं, NE पर सेकंड कितना चार्ज कलेक्ट होगा, NE, और यहाँ पर चार्ज QE इलेक्ट्रॉन का चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ड्यू टू द पॉजिटिव आयन चार्ज अपॉन C, जहाँ QE क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और वो है P पॉजिटिव आयन चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पॉजिटिव आयन चार्ज को अपन अलग अलग सेपरेटली काउंट कैसे करें, कि टोटल चार्ज Q को काउंट करना है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है अपने पास E, ठीक है। तो n चार्ज पर सेकंड हो रहा था, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का आयन आ गया, लेकिन इसको भी अपन मोबिलिटी के फॉर्म में नोट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कलेक्ट हो जाएगा पर सेकंड, वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन वहां रीच हो जाएंगे टाइम के बेसिस पे, टी के फॉर्म में निकालना चाहते हैं। अपन ये मान लेते हैं, लेट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, या वेलोसिटी मान लेते, वेलोसिटी इज द इलेक्ट्रॉन इज VE एंड वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव इज VP, ठीक है। तो t टाइम में डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर लेगा इलेक्ट्रॉन, VET, और पॉजिटिव VPT, और वी नो VP इज वेरी वेरी लेस देन VE,
क्योंकि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा होती है, लाइट पार्टिकल है, पॉजिटिव हैवी है। तो अपन चार्ज क्यू को डिसाइड करें, क्यू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्जेज होगा वो डिफरेंट, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा उसका पॉजिटिव होगा, ये क्लियर है। तो अपन क्यू ई इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज नेगेटिव लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन ई है लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का पार्ट होगा उस पर एक फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहां पर दोनों के बीच में मान लें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। तो अपने पास देखो इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव आयन से, मतलब कौन सा नीचे वाला जो अपने पास एनोड है, एनोड से कितनी डिस्टेंस बची, टोटल डिस्टेंस का फ्रैक्शन लेना है, मतलब टोटल चार्ज का, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, जैसे मान लो डी है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो पूरी डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो कितना पार्ट अपने इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एनोड से कितनी डिस्टेंस पर है, तो देखो वो है कितनी डिस्टेंस है, डी, टोटल डिस्टेंस है डी, और माइनस कितना डिस्टेंस बच गई, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो है यदि टाइम पहले स्टार्ट में पोजीशन कितनी थी इसकी, एक्स नॉट, बाद में कितनी डिस्टेंस नीचे आ गया, वी ई टी। तो एक्स नोट माइनस वी ई टी का मतलब क्या है, एक्स नोट पर तो इनिशियल टी बराबर 0 पर था, लेकिन थोड़ा सा आगे और आ गया तो इसकी डिस्टेंस डी से कितनी बची, एक्स नोट माइनस वी टी, और टोटल कितनी थी ये, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया, जिस पार्ट का कंट्रीब्यूशन अपन को इलेक्ट्रॉन के अंदर आएगा। तो अपन इस फ्रैक्शन पार्ट को नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज कंट्रीब्यूट होगा, नंबर ऑफ एन ई तो पहले बाहर ले लिया अपने, लेकिन ई का कितना पार्ट होगा वो अपने पास होगा। यहाँ यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का कंट्रीब्यूशन, यदि अपन, मैं यहाँ पर ले लूँ कि अपन चार्ज, सॉरी यहाँ पर अपन ई ना दिखा के ई का चार्ज मैं वहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर केवल एन क्यू ई पी लेते, अब मैंने ई चार्ज, मतलब ई का कितना पार्ट है वो आ गया यहाँ पर, ये मैंने कैपिटल ई में इंक्लूड कर लिया चार्ज के अंदर, वो पहले जाए, अदरवाइज नंबर ऑफ चार्जेज आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, यदि क्यू पी पॉजिटिव आयन के कारण कंट्रीब्यूशन, देखो ई वही चार्ज तो ई है, ठीक है, डिस्टेंस अपने पास कैपिटल वही डी है, लेकिन उस आयोड से इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, देखो डी माइनस एक्स नोट प्लस, क्योंकि वो तो डिस्टेंस उस इलेक्ट्रोड से डिस्टेंस दूर चला गया, तो एक्स नोट वी पी टी, अरे पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, क्यू पी और क्यू, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन चार्ज है, एन पेयर हो रहे हैं, एक मैंने यहाँ पहले पूरे पेयर को तो काउंट कर लिया एन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का पूरे में से इलेक्ट्रोड पर कितना पार्ट फ्रैक्शन होगा, वो कंप्लीट डिस्टेंस का एक फ्रैक्शन पार्ट निकाले, दोनों के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, दोनों को अपन ऐड करें, क्यू ई प्लस क्यू पी इजकल टू, ठीक है, तो माइनस ई डी प्लस एक्स नोट ई अपॉन डी, माइनस माइनस प्लस, तो वापस माइनस ई वी ई टी अपॉन डी, फिर क्यू पी की वैल्यू ई डी अपॉन डी भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ई डी अपॉन डी, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स नोट ई अपॉन डी, ठीक है, नेगेटिव ई वी पी टी अपॉन डी, ठीक है, और इन दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो माइनस ई और वी ई प्लस वी पी इंटू टी अपॉन डी, ठीक है, ये अपने पास कैपिटल की यहाँ पर क्यू ई प्लस ई की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपने पास वोल्टेज प्लस एट टाइम टी पर, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने पास टी टाइम पर वोल्टेज प्लस वी टी फॉर्म आ जाएगा, क्या
माइनस एन ई वी ई वी पी टी अपॉन सी और डी। ये एट टाइम टी पर इस आयनाइजेशन चैम्बर में पल्स होगी, ठीक है। तो अपन टाइम टी और अपने पास ये डी, यदि वी और वीपी में भी अपन नेग्लिजिबल फोर्स मान लें कि वीपी कंट्रीब्यूशन या वीपी वैल्यू इज द कंपेरिजन वी इज द वेरी लेस, देन सेकेंड टर्म इज नेग्लिजिबल। तो अप्रॉक्स वोल्टेज ड्रॉप एट टाइम टी वोल्टेज ड्रॉप एट टाइम टी इज इक्वल टू अप्रॉक्स कर लें, थोड़ा स्मॉल में वैल्यू नेग्लिजिबल कर दें, तो माइनस एन ई वी ई टी अपॉन सी डी। इट इज लास्ट एज ए मैक्सिमम वोल्टेज, तो वी ई टी इज मैक्सिमम डी डिस्टेंस, कंप्लीट ट्रेवल डिस्टेंस इज द डी ए चार्ज, देन इज अप्रॉक्स एन ई अपॉन सी। नेगेटिव मतलब मैक्सिमम हाइट है ये वोल्टेज पल्स, और नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज का है। तो अपन ये करंट मोड में, पल्स मोड में वर्क करेगा। इसमें दो डिफरेंस जो आपने पहले ही बता दी कि ये आरसी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। यदि मैक्सिमम हाइट करंट मोड में है तो मैक्सिमम हाइट अपने पास टाइम टी पर ही आएगी। यदि आरसी की वैल्यू बहुत कम है तो ये पल्स वोल्टेज में एक फाइनाइट वैल्यू तक अपने पास, कि जितना आरसी टाइम तक, जितने टाइम तक आरसी है उतने टाइम तक वोल्टेज आएगी, और वो पल्स हाइट में नोट करते हैं। ये अपने पास एक सिंपलेस्ट आयनाइजेशन चैम्बर फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। इसके द्वारा लो एनर्जी के पार्टिकलों का कंट्रीब्यूशन बीटा और गामा पार्टिकल कंट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपन ने नेक्स्ट दूसरा चैम्बर प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में स्टडी करेंगे कल, ठीक है। ओके, आज इतना, ठीक है सर। अरे संतोष जी ऑफ कर दो।